आपका 4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। रुक करते बुलेटिन की ओर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ओमान दौरे पर है। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान में आयोजित हो रहे 8वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और ओमान के कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के अवसर पर एक लोगो भी लॉन्च किया। इसके साथ ही दोनों देशों की साझा विरासत पर एक किताब का विमोचन भी किया। विदेश मंत्रालय ने बयान में बताया कि विदेश मंत्री 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में विदेश मंत्री भारत के समर्पण को रेखांकित भी करेंगे। इसमें क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र की बात कही गई है। विदेश मंत्री ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुजैदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की गई। विदेश मंत्री ने ओमान की सरकार को हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित करने के लिए सराहा। वहीं अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान साल 2019 के दौरान अबू बकर अल बगदादी के मरने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस साइलेंट हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आईएसआईएस के लड़ाके फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर सीरिया तक इस आतंकी संगठन की चर्चा हो रही है। अमेरिका ने तो सीरिया के कई इलाकों में से ध्वस्त करने के लिए स्ट्राइक भी करना शुरू कर दिया है। आईएसआईएस के अचानक चर्चा में आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठन फिर से अपने पांव पसारने में जुट गया है। ऑस्ट्रिया के विलाट शहर में रविवार को एक 23 वर्षीय व्यक्ति ने 10 लोगों को चाकू मार दिया। चाकू की इस घटना में एक बच्चे की मौत भी हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री का कहना है कि वारदात को अंजाम देने वाला हमलावर आतंकी संगठन आईएसआईएसआई का मास्टर माइंडसेट बताया जा रहा है और उसका। और गृह मंत्री के मुताबिक हमलावर 2020 में सीरिया से भागकर ऑस्ट्रिया आया था, जिसके बाद यहां चोरी छिपे रह रहा था। पुलिस अब पूरे नेक्सस की जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आईएसआईएस के कुछ और लड़ाके ऑस्ट्रिया में छिपे हो सकते हैं। बढ़ते आगे दिल्ली के बाद बिहार में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सोमवार सुबह 8:02 पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। बिहार में भी आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई, जबकि इसका केंद्र सिवान जिले में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे स्थित बताया जा रहा है। एनसीएस ने इसकी पुष्टि की कि भूकंप का अक्षांश 25.93 और देशांतर की बात करें तो 84.42 दर्ज किया गया है। बिहार के अलावा सोमवार सुबह लगभग 9 बजे बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई, जबकि इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे स्थित था। एनसीएस के अनुसार बांग्लादेश में आए भूकंप का अक्षांश 24.86 और देशांतर 91.94 दर्ज किया गया। और रमजान का पवित्र महीना मार्च से शुरू हो रहा है और दुनिया भर के मुसलमान इसके लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं। सऊदी अरब को इस्लाम का सेंटर माना जाता है और यहाँ की सरकार हर साल कई गरीब देशों को रमजान के मौके पर ज़कात यानी कि दान देती है। इसके साथ साथ सऊदी अरब की ओर से दुनिया भर में गिफ्ट भी भिजवाए जाते हैं। हर साल की परंपरा को इस साल भी जारी रखते हुए सऊदी किंग सलमान ने आगामी रमजान के दौरान 102 देशों में खजूर बांटने के प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है और इस साल पिछले साल से 200 टन ज्यादा यानी कि 700 टन खजूर दूसरे देशों में भिजवाई जाएगी। इस प्रोग्राम की देखरेख इस्लामिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी कर रही है। सऊदी इस्लामिक अफेयर मिनिस्ट्री ने किंग सलमान की ओर से दुनिया भर के मुसलमानों, खासकर रमजान के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देने और नफरत, उग्रवाद और कट्टरता का मुकाबला करने के लिए किंगडम की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मंत्रालय ने खजूर की शिपमेंट के लिए सभी रसद तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया है और यह सऊदी दूतावास, इस्लामी केंद्रों और दुनिया भर के संगठनों में धार्मिक मैसेज के साथ भेजा जा रहा है।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे से भारत अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। ट्रंप ने इस द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी से कहा कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। ट्रंप का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद विदेश सचिव ने भी एक बयान देकर इस पर मुहर लगा दी। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर भारत अमेरिका से तेल ज्यादा खरीदेगा तो क्या मुस्लिम देशों का क्या होगा, यानी मुस्लिम देशों पर इस डील का कितना असर पड़ेगा। पहले जान लेते हैं कि भारत के विदेश सचिव ने क्या कुछ कहा है, तो जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई। दरअसल हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि इस बात की संभावना है कि अमेरिका से तेल और गैस का आयात सालाना 15 अरब डॉलर से बढ़कर 25 अरब डॉलर किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत अमेरिका से करीब $10 का व्यापार बढ़ाएगा तो फिर इसका मुस्लिम देशों पर कितना असर पड़ेगा। और दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर नई नियुक्ति की चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई। बैठक में लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद रहे। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, तो ये जानकारी सामने आई। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को खत्म होने जा रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले, उनकी जगह पर नई नियुक्ति की चर्चा हुई और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में मौजूद रहे। सीएससी की नियुक्ति करने वाले सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और कानून मंत्री शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल। राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, जिसका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को खत्म होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद केंद्र सरकार ने कमेटी के सदस्यों में बदलाव किया था। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में सिलेक्शन कमेटी के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री न्यायाधीश को शामिल किया था। हालांकि केंद्र ने बदलाव कल के चीफ जस्टिस को हटाकर सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल किया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र के लिए बजट आवंटन के बारे में कहा कि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। किस सरकार ने वधावन पोर्ट के लिए 76,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया? क्या यह मोदी सरकार नहीं थी? यह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी परियोजना है और यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। हम एक व्यापार और उद्योग अनुकूल राज्य के रूप में महाराष्ट्र के महत्व को कभी नहीं भूलते हैं। सवाल था कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र के लिए बजट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन मुंबई से जाता है, महाराष्ट्र का एक मेजर रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिला। आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? ये एक उदाहरण दूंगी। वधावन पोर्ट का 76,000 करोड़ का डिसीजन किस गवर्नमेंट ने किया? नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट ही किया ना। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए, इफ सिंसियरली महाराष्ट्र का पोटेंशियल को समझ करके उस निर्णय लेना है तो दशकों पहले लेते थे, मगर उस निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ। सो महाराष्ट्र का प्रामुख्यता एज अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हम कभी भूलते नहीं हैं। और इसके अलावा सवाल था कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र के लिए बजट में ज्यादा कुछ नहीं है। आगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कुंभ पौराणिक है, इसे सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था, लेकिन बीजेपी का सोचना है कि सभी काम वही कर रही है। इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है। किसने कहा कि 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा है? बीजेपी के लोग अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर महाकुंभ में कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग कमीशन पर कमीशन ले रहे हैं। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, इन्हें महाआयोजन करना था और ज्यादा पैसा खर्च होना था, इसलिए इन्होंने नए शब्द निकाल लिए। बीजेपी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ
होता ही नहीं था। जब से बीजेपी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। सपा मुखिया ने कहा सरकार कह रही है कि हम 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम करेंगे और जिस दिन सबसे बड़ा स्नान होता है उस दिन सरकार की पोल खुल गई। दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन की नहीं डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। सुनने में आया है कि पत्रकारों को अस्पताल में जाने से रोका जा रहा है। कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। कोई शब्द नहीं है। और अक्सर विवादों में रहने वाले भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा एक बार फिर विवादित बयान उन्होंने दे दिया है, जिसे लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है। वहीं भाजपा के हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने खुद को सैम पित्रोदा के बयान से अलग कर लिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता और महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा का बयान पार्टी के विचार नहीं है। मामले में जयराम रमेश ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा अपने एक पोस्ट में कि ये सैम पित्रोदा की तरफ से चीन पर व्यक्त किए गए विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, चीन हमारी सबसे बड़ी विदेश नीति, बाहरी सुरक्षा और साथ ही आर्थिक चुनौती बना हुआ है हमारे लिए। और कांग्रेस ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार बार सवाल उठाए हैं, जिसमें 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चीन को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट देना भी शामिल है। चीन पर हमारा सबसे हालिया बयान 28 जनवरी 2025 को आया था। यह भी बेहद खेदजनक है कि संसद को स्थिति पर चर्चा करने और इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड में बजट को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय और कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बसपा विधायक शहजाद अहमद और भाजपा के विधायक खजान दास और उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। देखिए, आज कार्यकर्ता समिति की बैठक संपन्न हुई है और हमारी मांग रही है कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसको हम बखूबी सदन में उठा सकें। लेकिन देखने में आया है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने समय अवधि को लगातार 2 विधेयक और 3 हमारे अध्यादेश हैं जो इसमें आएंगे, यानी बिजनेस बहुत कम है, इसलिए ये अवधि को भी हमने जो हमारी है कोशिश ये है कि इस अवधि में हम पूरा काम। यूपी के बांदा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी युवक ने प्रेमिका को चाकू से मारकर हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से आक्रोशित लड़की पक्ष के परिवार वालों ने लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। ये लड़का सीधा था, अपना यही कहता था कि मैं मुसलमान बन गया हूँ। क्यों मुसलमान बना, कुछ जानकारी है? अब ये सर वही बता सकता है क्यों बना। किसी और ये अपना 1-2 बार और प्रशासन आया थे इसके बारे में, ये रोहनिया पे है न उधर, तो वहाँ ले गए थे तो पकड़ के बोला मैं मुसलमान अपना लिया है। तो कुछ सर लोग कह रहे थे कि अपना हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे थे। आज थाना पिलानी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई लगभग सुबह 3-3:30 बजे एक गांव महाबड़ा में, जहाँ पे एक लड़का अपनी एक महिला से मिलने गया था, जिनकी आपस में पूर्व में भी बातचीत होती थी और आपसी बातचीत में कहासुनी में लड़के द्वारा जो लड़की है उसको चाकू से हमला किया गया, जिसके दौरान लड़की की मृत्यु हो गई। जो लड़की के परिजन हैं उन्होंने आक्रोशित होकर लड़के की पिटाई कर दी
तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो घायल लड़का था उसको अस्पताल पहुंचाया। दौरान इलाज लड़के की भी मृत्यु हो गई है। इसमें पूरे घटनास्थल का निरीक्षण डीआईजी सर द्वारा, मेरे द्वारा, सभी के द्वारा किया गया है। दोनों तरफ से मुकदमे इसमें पंजीकृत किए जा रहे हैं। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। और इसमें जो परिजन है जिन्होंने लड़कियों पर हमला किया, बरेली थाना खिलक क्षेत्र के अंतर्गत कटघर के रहने वाले हर्ष गुप्ता अपनी बाइक से किसी काम से हर्टमैन गए थे। वहां से लौटते समय बड़े बाजार की तरफ आ रहे थे और महादेव पुल के ऊपर जैसे ही चले, थोड़ा चलने के बाद मांझे उनकी गर्दन मांझे से कट गई। गार्डन के साथ हाथ भी, गर्दन के साथ साथ जो है उनका हाथ भी घायल हो गया और हाथों की उंगली भी जख्मी हो गई। बाइक पर सवार एक पीछे लेडीज बैठी थी जिन्होंने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है उनकी गर्दन में 7 टांके आए हैं और हर्ष इमरजेंसी में भर्ती है जहां उनका इलाज चल रहा है। और वहीं यूपी के चंदौली से खबर सामने आई जहां डीडीयू जंक्शन पर रेलवे विभाग की ट्रैक चौबंद व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते ट्रेन की बोगी में बच्चे की तबीयत बिगड़ी। मौके पर मौजूद आरपीएफ और जेआरपी के जवानों ने बच्ची को ट्रेन से नीचे उतारा। थाने के करीब बच्ची को रेलवे पुलिस ने पानी पिलाया। सूचना देने के आधे घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर डॉक्टर नहीं पहुंचे तो यह जानकारी चंदौली से सामने आ रही है। बच्चे की बिगड़ती हालत को देखकर परिजन काफी परेशान हो गए और लगभग 40 मिनट बीत जाने के बाद मौके पर मंडल रेल अस्पताल की डॉक्टर पहुंची। जांच के बाद बच्ची को इलाज के लिए मंडल रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची ट्रेन में भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा थी ना, उसको वीकनेस हो गई है, कमजोरी हो गई है, ये स्वेटिंग वगैरह होता है ना, वाटर लॉस होता है, उसकी वजह से बेहोश हो गई है। ये बताइए डिटेक्शन पर 8 प्लेटफॉर्म है, आप अकेले डॉक्टर, नहीं लगता कि संख्याओं की कमी है? हाँ, संख्याओं की कमी तो है। एक डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ पे होनी चाहिए थी क्योंकि मेरी हॉस्पिटल में भी ड्यूटी थी, वहाँ पे भी इमरजेंसी पेशेंट होते हैं तो आने में कभी कभार लेट हो जाता है। आप बताइए, अभी आप करीब 40 मिनट बाद सूचना कि आप पहुंची अकेले, आप देख रहे हैं लापरवाही नहीं लग रही? और लोगों को होना चाहिए, वैसे होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम हो गया, कुंभ लास्ट में हो रहा है, अभी तो भीड़ भाड़ कम हो गया, उसकी वजह से अभी नहीं थे। वैसे यहाँ पे एक ड्यूटी डॉक्टर की होती है, जनरली होती है, आज नहीं है। बच्ची ट्रेन में भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा थी ना, उसको वीकनेस हो गई है, कमजोरी हो गई है, ये स्वेटिंग वगैरह होता है ना, वाटर लॉस होता है, उसकी वजह से। चितपुर में लक्सर हाईवे पर अंग्रेजी शराब के ठेके में देर रात घुसे 2 चोरों ने गले में रखे तकरीबन 70,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। जगजीतपुर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी स्थित शराब का ठेका बंद होने के बाद देर रात दोनों शातिर चोरों ने सटीक सेंध लगाई और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होती रही, लेकिन चोरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि दोनों चोर पहले से ही मुंह ढककर ठेके में घुसे थे। गौर करने वाली बात यह है कि ठेके के पीछे बने कमरे में स्टाफ भी रहता है और ऐसे मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कनखल थाना क्षेत्र का कहना है कि जल्द ही दोनों सलाखों के पीछे होंगे। और संभल से खबर सामने आ रही है जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी की गैंग के सदस्य हो गए हैं। सनातन को गाली देने वाला अखिलेश का मित्र बन जाता है। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है अखिलेश यादव को लेकर। उन्होंने बयान दिया है, ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं, सनातन विरोधी गैंग के सदस्य बन चुके हैं और सनातन को गाली देने वाले अखिलेश यादव के मित्र बन जाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी आजकल सनातन विरोधियों के गैंग के सदस्य हो गए हैं। सनातन को जो गाली देता है वो अखिलेश जी का मित्र बन जाता है। नरेंद्र मोदी जी सनातन के ध्वजवाहक हैं। योगी आदित्यनाथ जी सनातन के उगते हुए सूर्य हैं। जो योगी जी का साथ देगा अखिलेश यादव उसे गाली देंगे, जो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेगा अखिलेश यादव जी उसे बदनाम करेंगे। तो अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, इनका तो एक फैशन बन गया है। ये सुबह उठते हैं बिना मुंह धोए मोदी को गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही महाकुंभ में छोटी छोटी कमियां देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं
और जिस महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं उस महाकुंभ में गोता लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, डोले दिखा रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां नुमाइश मैदान में हर साल लगभग 28 दिनों तक रंगारंग नुमाइश का आयोजन किया जाता है। इसमें आम जनता अलीगढ़ नुमाइश के नाम से इसे जानती है, और लेकिन इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति विभाग ने कहा है कि सूत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक प्रदर्शनी में टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल लगाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम इरफान बताया जा रहा है, एक हिंदू लड़की के साथ खुले में अपने स्टॉल पर अश्लीलता करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे कुकृत्यों का समाज और बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति हरिगढ़ ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। एक स्टॉल की शिकायत की गई है, तो उसको संज्ञानित पहले ही किया जा चुका है और एसडीएम कोल से इसकी जांच कराई जा रही है। नोटिस में निर्गत हो चुका है। ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को, जिसमें एक टर्किश आइसक्रीम वाला है जो हमारी नुमाइश लगी हुई है, उसमें इरफान नाम का व्यक्ति है। वो लड़कियों को आइसक्रीम देने के बहाने उसमें तरह तरह के कृत्य करता है और उनसे फिर किस वगैरह की डिमांड करता है। तो वो वीडियो वायरल हो रही है जगह जगह पर। तो ये हमारा जो देश है वो सभ्यता और संस्कृति का देश है, और हमारे देश में इस तरीके की असभ्यता, कुवड़पन, अश्लीलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यही फिर घटनाएं होती हैं लव जिहाद वाले जैसे मैटरों को आगे बढ़ाती हैं, और इससे हमारी बहन बेटियां, हिंदू बहन बेटियां खतरे में हैं। एक स्टॉल की शिकायत की गई है। और बरेली से खबर सामने आ रही है, जहां बरेली पुलिस ने शातिर ठगों का खुलासा किया है। क्राइम सीरियल देखकर शातिर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। जनरेटर की पोस्ट OLX पर डालकर 11,30,000 की ठगी करने का यह मामला बताया जा रहा है। मेरठ की ठगी करने वाले जालसाजों ने व्यापारी से लूट की है, बरेली के व्यापारी से लूट की है। तो नई नई हीरोइनों को इंस्टाग्राम पर कमेंट करते थे। पुलिस ने ठगों के अकाउंट से 10 लाख रुपए फ्रिज भी किए हैं। आरोपी के पास से 10 आधार कार्ड और 8 वोटर ID कार्ड भी बरामद किया है पुलिस ने। वहीं आरोपी प्रशांत गुप्ता और रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिनांक 11 जनवरी 2025 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक व्यापारी जो यहाँ पे बरेली में जनरेटर का काम करते हैं, जनरेटर बेचने का काम करते हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किन्हीं 2 लोगों ने उनके साथ में ठगी करी है। उन्हें जनरेटर के फोटो भेज के, कोटेशंस भेज के पैसे उन्होंने ले लिए और जनरेटर नहीं भेजा, और उनको पता लगा कि ये एक फर्जी एक गैंग है जिनके द्वारा इनके साथ में ठगी की गई। इसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, मुकदमे पंजीकृत थाना कोतवाली में हुआ। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज़ के साथ।